अ, आज का जो टॉपिक है वो ज्योग्राफी सेक्शन से है और वो है छोटा सा टॉपिक है दैट इज़ फ्लोरा एंड फौना। ठीक है फ्लोरा एंड फौना। अगर जेके एसएसबी के हिसाब से अगर हम पढ़ेंगे तो ये बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन अगर बॉटनी के हिसाब से पढ़ेंगे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर अगर हम एक ही प्लांट पढ़ेंगे तो दैट्स वेरी सफिशेंट और वो बहुत बड़ा है अगर हम बॉटनी के हिसाब से पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम जेके एसएसबी से पढ़ेंगे हमें एक क्वेश्चन आएगा, हार्डली आया तो आया, नहीं तो नहीं आएगा, या एक क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर हम पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ फ्लोरा एंड व्हाट इज़ फौना, तो सिंपली अगर हम डिफाइन करेंगे फ्लोरा जो है ये क्या है। ठीक है, फ्लोरा क्या है और दूसरा टर्म है फौना। फ्लोरा क्या है, ये एक टर्म है, लैटिन टर्म है, लैटिन टर्म, तो जिसका मतलब है गॉडेस ऑफ फ्लावर्स, गॉडेस ऑफ फ्लावर्स, या मैं कह सकता हूं ये एक कलेक्टिव टर्म है, कलेक्टिव टर्म है जो हम यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? वो यूज इट फॉर ग्रुप ऑफ प्लांट्स, ग्रुप ऑफ प्लांट्स। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है गॉड्स ऑफ फ्लावर्स, या मैं कह सकता हूं इट्स ए कलेक्टिव टर्म जिसको हम यूज करते हैं फॉर ग्रुप ऑफ प्लांट्स। ठीक है, या मैं कहूं शॉर्टली में कहूं प्लांट लाइफ, या मैं शॉर्टली कहूं प्लांट लाइफ। ठीक, और फ्लोरा को हम क्लासिफाई करते हैं, फ्लोरा को हम क्लासिफाई करते हैं इसको एक ही कैटेगरी पर, एक ही बुनियाद पर, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। याद रखना, मैं एन सर्कल कर रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। हम क्लासिफाई करते हैं फ्लोरा को ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, एरिया के हिसाब से हम इसको क्लासिफाई करते हैं। लेकिन अगर हमें क्या करना है, हमें जे&के का देखना है, क्योंकि वहां पर सिलेबस में मेंशन है जे&के का देखना है, हमें लद्दाख का नहीं देखना है, हमें इंडिया का भी नहीं देखना है। अगर मैं सबसे पहले जम्मू की बात करूं, ठीक है, या मैं अगर कश्मीर की बात करूं, क्योंकि दो ही हैं जो एरियाज हैं जो सिंगल यूटी बनाती है, दैट इज कॉल्ड यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जे&के में भी दो हिस्से हैं, एक हो गया प्लेन एरिया, दूसरा है हिली एरिया, है कि नहीं? कश्मीर में भी प्लेन एरिया है ना, हिली एरिया है। ठीक है, तो जम्मू में प्लेन एरिया में कौन सी वेजिटेशन है, वो वेजिटेशन यहां पर नहीं होगी, यहां पर कोई और वेजिटेशन होगी। जो प्लेन एरिया ऑफ कश्मीर में होगी वो वेजिटेशन यहां पर नहीं होगी, जो यहां पर होगी वो यहां पर नहीं होगी, जो यहां पर होगी वो यहां पर नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि हम क्लासिफाई करते हैं फ्लोरा को ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। हिली एरियाज में एक वेजिटेशन होगी, प्लेन एरिया में दूसरी वेजिटेशन होगी। कश्मीर में अगर हम बात करेंगे, प्लेन एरियाज में एक टाइप ऑफ होगी और हिली एरियाज में दूसरी टाइप ऑफ वेजिटेशन होगी। ठीक है, तो ये था ब्रीफ रिगार्डिंग व्हाट वी कॉल एज फ्लोरा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं फौना देखूं, उसके बाद हम कैटेगराइज करेंगे, डिफाइन करेंगे। हर कोई लगभग बहुत सारे प्लांट्स हैं जो मेन प्लांट्स हैं, मैं ये कह सकता हूँ। बहुत सारे हम नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे बॉटनी में भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन मेन जो प्लांट है जहाँ से हमें क्वेश्चन एक आएगा वो हमें निकलना चाहिए। ठीक है, दूसरा है फौना। फौना जो है ये भी एक कलेक्टिव टर्म है जिसको हम यूज करते हैं फॉर एनिमल लाइफ के लिए, मगर एनिमल लाइफ जो है, जिस तरह हमने फ्लोरा को क्लासिफाई किया ऑन द बेस ऑफ एरिया, ठीक है, लेकिन यहां पर क्लासिफाई करना बहुत मुश्किल है। क्यों एनिमल लाइफ में क्यों क्लासिफाई करना बहुत मुश्किल है? क्योंकि इसमें बहुत सारे स्पीशीज आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें बर्ड्स भी आते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसमें आपको फिश आते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसमें आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, आते कि नहीं आते हैं? फॉर एग्जाम्पल
आपको जैसे कि आपने कभी ज्योग्राफी चैनल देखी है, डिस्कवरी चैनल, वहाँ पर वो दिखाते हैं कि फॉर एग्जांपल कि आज हमने इस एनिमल को डिस्कवर किया है, दिखाते हैं ना, आज ये वाला एनिमल है, आज हमने फॉर एग्जांपल आज क्या है 24 अप्रैल 2021 जो है, आज हमने इस एनिमल को हमने क्या किया है, डिस्कवर किया है। उससे पहले वो क्या था, अनडिस्कवर था, अननोन था, हमें पता ही नहीं था, वो अनडिस्कवर था। तो हम लिखते हैं, हाँ 92% of this biodiversity is undiscovered still. है ना, तो हम ये भी कहते हैं कि अनडिस्कवर्ड एंड अननोन, अननोन भी है, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कोल्ड रीजन में रहते हैं, कोल्ड रीजन में रहते हैं, वो कोल्ड रीजन में रहते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो लार्ज होते हैं, हेवी होते हैं, साइज में लार्ज। तो इसीलिए जो फाना की जो क्लासिफिकेशन इट इज रादर डिफिकल्ट देन द क्लासिफिकेशन विच वी डू अंडर फ्लोरा। फ्लोरा के अंडर क्लासिफाई करना इजी है एज कंपेयर टू फाना। फाना में क्लासिफिकेशन करना मुश्किल है क्योंकि इसमें बहुत सारे स्पीसीज आते हैं, इसमें बर्ड्स भी आते हैं, इसमें फिश भी आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, या अनडिस्कवर्ड या अननोन एनिमल्स आते हैं, कोल्ड रीजन में जो एनिमल्स रहते हैं, या लार्ज साइज एनिमल्स जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो बर्ड्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, हाँ एवी फाना, है ना, एवी है कि नहीं। जैसे कि फिश से PISCS, ठीक है। या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनको हम क्या कहते हैं, माइक्रोफोना। फॉर एग्जाम्पल अनडिस्कवर्ड या अननोन एनिमल्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोफोना, क्रिप्टोफोना, ठीक है। जो कोल्ड रीजन में रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्रायोफोना, ठीक है। जो लार्ज साइज है उनको हम कहते हैं मेगा, मेगाफोना, एविफोना या पिसफोना, ठीक है। तो ये बहुत सारे हैं, तो इसलिए क्लासिफाई करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम इनको अलग अलग क्लासिफाई करते हैं। ये तो पता है आपको, लिखा। चलो, जो फाना है, फाना टर्म जो है, ये सबसे पहले यूज जो की, सबसे पहले फाना जो है, फाना टर्म जो है, ये यूज की थी सबसे पहले फर्स्ट, हाँ फर्स्ट किसने इसको यूज किया, वो है कार्ल लिनेस। वो क्या, वो कौन था, वो एक स्वीडिश बॉटनिस्ट था, ठीक है, स्वीडिश बॉटनिस्ट था। उसी ने सबसे पहले इस टर्म को यूज किया था। उसने वहां पर एक बुक लिखी थी, उसी बुक में उसने यूज किया है। वो एक स्वीडिश टर्म है, वो आपको याद नहीं रखना है, लेकिन एक कार्ल लिनेस एक स्वीडिश बॉटनिस्ट था, उसी ने सबसे पहले इस फाना को यूज किया, ठीक है। तो अगर मैं क्लासिफाई करूं या डिफरेंशिएट करूं बिटवीन फ्लोरा एंड फाना, तो हम क्या लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक साइड से फ्लोरा लिखूं, यहां पर मैं फ्लोरा लिखूं, यहां पर मैं फाना लिखूं, ठीक है। तो अगर मैं इसको क्लासिफाई करूं तो कैसे हम क्लासिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल फ्लोरा जो है उसको हम क्या कहते हैं, जो डील करती है प्लांट लाइफ के साथ, जो मैंने भी आपको बोला प्लांट लाइफ के साथ। अगर मैं यहां पर देखूं फाना का, ये करती है एनिमल लाइफ के साथ, ठीक है। अगर मैं इनका देखूं, इनको हम कहते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस फूड ऑन इट्स ओन या बाय ओन, हाँ ऑन इट्स ओन, जिसको आप कहते हो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। तो ये नहीं कर सकते, कैन नॉट प्रोड्यूस food on its own but are dependent on flora, है ना। और
हम कहते हैं नॉर्मली, हम अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहेंगे फ्लोरा कैन नॉट मूव। अगर बॉटनी के हिसाब से देखेंगे, बॉटनी के हिसाब से प्लांट्स मूव करते हैं क्योंकि जो ब्रांच निकल के आते हैं दैट इज कॉल्ड द मूवमेंट ऑफ द प्लांट। मगर इस लिहाज से अगर मैं कंपेयर करूं तो नॉर्मल लैंग्वेज के हिसाब से जो फ्लोरा है कैन नॉट, हाँ कैन नॉट मूव। अगर ये देखेंगे फ्लोरा जो है कैन मूव इजीली, कैन मूव इजीली। ठीक है, यहां पर मैं अगर देखूं जो सब्जेक्ट डील करता है फ्लोरा के साथ दैट इज कॉल्ड बॉटनी। ठीक है, जो सब्जेक्ट डील करता है दैट इज कॉल्ड ज़ूलॉजी। दिस इज अ डिफरेंस, यू कैन ऐड मेनी मोर डिफरेंसेस हियर। अब क्या है कि जो फ्लोरा है और जो फौना है, बोथ द टू आर पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम। यहां पर मैं लिख सकता हूं कि जो फ्लोरा एंड फौना जो है, फ्लोरा एंड फौना बोथ द टू आर पार्ट्स ऑफ व्हाट? पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम। बोथ द टू आर इंटरडिपेंडेंट। कैसे बोथ द टू कैसे इंटरडिपेंडेंट हैं, कैसे एक दूसरे पर दारोमदार हैं? द रीजन इज जो फ्लोरा है ये लिबरेट करता है। क्या करता है? लिबरेट। क्या कराई? ऑक्सीजन। और जो फाना है ये लिबरेट करता है CO2। इसको इसकी जरूरत है, इसको इसकी जरूरत है, तो हो गए इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, ये तो आप जानते हो, दिस इज वेरी इजी। अब असल में क्या है, हमें पढ़ना है नेचुरल वेजिटेशन, मगर पढ़ना है सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, तो नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है? नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन बोलो या आप बोलते हो वर्जिन वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन बोलो या वर्जिन वेजिटेशन बोलो, ये वो वेजिटेशन होती है विच ग्रोज, जो ग्रो होती है, विच ग्रोज ऑन इट्स ओन, ऑन इट्स ओन, या मैं कह सकता हूं विदाउट द ह्यूमन इंटरफेरेंस। इंसान के मुदाखलत के बगैर ही अगर कोई चीज ग्रो होती है तो हम उसको कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन या वर्जिन वेजिटेशन। ठीक, अब हमें क्या पढ़ना है कि हमें पढ़ना है फैक्टर्स। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इन जम्मू एंड कश्मीर या इन इंडिया एंड इन वर्ल्ड। वर्ल्ड में बात करो, इंडिया की बात करो या जम्मू एंड कश्मीर की बात करो, सारी जगह फैक्टर्स हैं, लेकिन हमें सिर्फ फैक्टर्स पढ़ने जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक, तो सबसे पहला फैक्टर जो है दैट इज कॉल्ड रिलीफ फैक्टर। रिलीफ फैक्टर, तो रिलीफ फैक्टर में क्या आता है? इसमें दो चीजें आती हैं, एक आता है लैंड और दूसरी चीज आती है सॉइल। लैंड का मतलब है क्या ये प्लेन एरिया है, क्या ये माउंटेन है, क्या ये प्लेट्यू है, ये कौन सा जमीन है एक्सेट्रा जिस पर आप देखते हो कि वेजिटेशन है, ये कौन सा जमीन है, क्या ये प्लेन है, माउंटेन है कि प्लेट्यू है। ठीक है, सॉइल का मतलब ये कौन सी सॉइल है, क्योंकि हम जानते हैं जो इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च जो है उसने इंडियन टाइप्स ऑफ सॉइल जो है क्लासिफाई किया है इनटू 8 टाइप्स। तो मगर अगर मैं उसका देखूं, यहां पर 8 टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं इंडिया में, मगर कश्मीर में हम यूजुअली कहते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉइल। एक सॉइल है करीवास सॉइल, करीवास सॉइल, दूसरा टाइप ऑफ सॉइल जो है दैट इज कॉल्ड एल्यूवाइल सॉइल। ठीक है, these 2 types are majorly found in जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये है एक फैक्टर लैंड जो और सॉइल जो किस में आता है? रिलीफ फैक्टर में। दूसरा फैक्टर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है आल्सो दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट। क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्लाइमेट में क्या क्या आता है? सबसे पहले इसमें आता है सनलाइट। सनलाइट या आप बोल सकते हो फोटो पीरियड। सनलाइट बोलो
या फोटो पीरियड बोलो। फॉर एग्जाम्पल किसी एरिया में ज़्यादा टाइम के लिए सनलाइट पड़ती है, किसी एरिया में कम टाइम के लिए सनलाइट पड़ती है, तो डिफरेंस होगी वेजिटेशन में। या किसी एरिया में ज़्यादा गर्मी होगी, किसी एरिया में कम गर्मी होगी। फॉर एग्जाम्पल जो कश्मीर में वेजिटेशन है, क्या वो वेजिटेशन जम्मू में भी है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पर टेम्परेचर कम है। या कोई इलाका ऐसा होता है, एक ही एरिया में कोई इलाका ऐसा होता है जहाँ पर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए सनलाइट होती है, और वही उसी इलाके में कोई एरिया दूसरा होता है जहां पर कम टाइम के लिए सनलाइट होती है, तो वहां पर भी वेजिटेशन डिफरेंस होगी। एक हो गया सनलाइट, दूसरा हो गया टेम्परेचर। टेम्परेचर जो आता है क्लाइमेट में, कहीं पर टेम्परेचर कम होगा, कहीं पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, ये भी वेरी करेगा। ठीक है। थर्ड प्रेसिपिटेशन। मैंने अगर आपको मूनसून, जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने बोला था आपको कि वेस्टर्न घाट्स को मूनसून हवाएं टकराती हैं तो वहाँ पर बारिश ज़्यादा हो जाती है। तो जब बारिश ज़्यादा होती है वहाँ की जो वेजिटेशन है वो अलग है। जो इंटीरियर प्लेटू है वहाँ की वेजिटेशन अलग है, क्योंकि वहाँ पर बारिश नहीं होती है उतनी ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वेस्टर्न घाट्स की बात करूँ, वहाँ पर अलग वेजिटेशन है। अगर मैं राजस्थान की बात करूँ, वहाँ पर अलग वेजिटेशन है, क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल होती ही नहीं है। तो जहाँ पर रेनफॉल होगी, जितनी रेनफॉल, अमाउंट ऑफ रेनफॉल होगी, उतनी हिसाब से वहाँ की उस टाइप की वहाँ पर वेजिटेशन होगी। ठीक है। तो दीज आर द फैक्टर्स जो हमें जम्मू एंड कश्मीर में पढ़ने हैं, या जम्मू एंड कश्मीर के फ्लोरा एंड फाना को रिलेट करने हैं। वन इज कॉल्ड रिलीफ, जिसमें लैंड एंड सॉइल आता है। सेकेंड इज कॉल्ड क्लाइमेट, जिसमें सनलाइट या फोटो पीरियड आप बोलो, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन आता है। ठीक है। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेशन। क्लासिफिकेशन सबसे पहले मैंने आपको पहले ही लेक्चर में पढ़ाया था कि जो जम्मू एंड कश्मीर है ये सब ट्रॉपिकल एरिया में आता है। याद है आपको? सब ट्रॉपिकल एरिया जो 23 के बाद में आता है, 23 के बाद में आता है। तो सबसे पहले अगर ये सब ट्रॉपिकल है तो यहां पर सब ट्रॉपिकल आप लिखो, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है ये कहां पर कन्फाइन है? ये कन्फाइन है, कन्फाइनेड टू शिवालिक्स एंड foothills of मिडल हिमालय। इस वाले इलाके में जो हमें फॉरेस्ट मिलता है दैट इज कॉल्ड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। याद रखना इसमें एग्जाम्पल क्या क्या आएगा। शाबाश, इसमें आएगा, शाबाश, नहीं सिट्रस इसमें नहीं आएगा, शाबाश, नहीं सब ट्रॉपिकल में। सिट्रस आता है टेम्परेट में। वो पहले ही आते हैं। तो आप लिखो नंबर 1, नंबर 1 टीक, साल, टीक, साल, शिशम, शिशम, पिपल एटसेट्रा, जो ये वाले हैं इनको हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स। और जो ये फॉरेस्ट्स हैं दे आर डेसिडुअस। डेसिडुअस का मतलब है वो शेड करते हैं, शेड देयर लीव्स, अपने लीव्स को शेड करते हैं। कब करते हैं? जनवरी, फेब, मार्च, इस सीजन में वो अपने लीव्स को शेड करते हैं। ठीक है, ये हो गया एक। दूसरा टेम्परेट फॉरेस्ट। सेकेंड इज टेम्परेट, टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट जो है ये कहां पर है? ये कन्फाइन है पीर पंजाल, ग्रेटर हिमालय
उसके बाद ज़नस्कर, उसके बाद कराकोरम। इस वाले एरिया में ये जिसको हम कहते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट, ये कन्फाइन है, ठीक है। इन्हें पीर पंजाल से लेके ही कराकोरम तक, ठीक है। इसमें लद्दाख रेंज नहीं आता है। लद्दाख रेंज जो है वहाँ पर वेजिटेशन बिल्कुल नहीं है। तो वेजिटेशन जो मिलती है जिसको हम टेम्परेट फॉरेस्ट कहते हैं, पीर पंजाल में, ग्रेटर हिमालय पर, ज़नस्कर पर और कराकोरम, इस पर लद्दाख रेंज नहीं है। लद्दाख में वेजिटेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर प्रेसिपिटेशन भी नहीं है, इसलिए वो इसमें नहीं आएगा। तो इसमें एग्जाम्पल्स क्या हैं? देवदार है, देवदार ये राइट, पाइन, सिल्वर फिर, सीडर एटसेट्रा, सीडर एटसेट्रा, ये कहां पर आते हैं? ये इस वाले इलाके में आते हैं, ठीक है। देन वी हैव थर्ड वन इज एल्पाइन, एल्पाइन फॉरेस्ट। देखो भाई, एल्पाइन फॉरेस्ट या आप बोलते हो एल्पाइन पास्चर्स। एल्पाइन फॉरेस्ट, एल्पाइन पास्चर्स, ये क्या असल में पास्चर्स है क्या? ये असल में ग्रेजिंग ग्राउंड्स हैं, ग्रेजिंग ग्राउंड्स। ये कहां पर हैं? इनकी लोकेशन क्या है? इन बिटवीन ग्रेटर हिमालय एंड मिडिल हिमालय, जिसको हम मर्ग्स बोलते हैं, मर्ग्स। फॉर एग्जाम्पल गुलमर्ग, सोनमर्ग, टंगमर्ग एटसेट्रा, ये बहुत सारे मर्ग्स हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं एल्पाइन फॉरेस्ट्स। मगर ये कहां पर हैं? ये हाई आल्टीट्यूड पर हैं। तो कितना हाई? 3500 से लेके 4000 मीटर्स तक ये पाए जाते हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक। देन वी हैव जीरोफाइटिक, मगर जीरोफाइटिक वेजिटेशन जो है वो J&K में नहीं है। वो अगर मिलती है वो मिलती है लद्दाख में, ठीक है, वो बहुत कम है, ठीक है। तो फोर्थ क्लासिफिकेशन जो है जीरोफाइटिक, जीरोफाइटिक वेजिटेशन, ठीक है, या फॉरेस्ट। ये जो जीरोफाइटिक है ये उस एरिया में है जहां पर लेस रेनफॉल होता है। तो हम क्या कहेंगे? ये हमारे लद्दाख के यूटी में जीरोफाइटिक वेजिटेशन है। क्यों? क्योंकि वहां पर रेनफॉल बहुत कम है। तो इसमें आप एग्जांपल क्या लिख सकते हो? कैक्टस, CACTUS, cactus. You can write cactus. You can write agavus, AGAVES, etc. ठीक है। So this was classification. आप एक काम करना, आप और भी डिफरेंट मतलब क्लासिफिकेशंस, वेरिएशंस करती हैं। एक बुक आती है जो JK बोस ने इस बार निकाली है क्लास 10th के लिए। एक पहला पेज उस पर भी पढ़ लेना, वहाँ पर थोड़ा डिफरेंट उन्होंने क्लासिफाई किया है, वहाँ से कुछ एग्जाम्पल है, वहाँ से आप कलेक्ट करना। क्लास 10th JK बोस, NCERT नहीं, JK बोस जो जम्मू एंड कश्मीर का बोर्ड है, उसमें पहला चैप्टर है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर। चलो अब हम थोड़ा फ्लोरा के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग प्लांट्स पढ़ते हैं, ठीक है। मैं डिक्टेट करता हूँ, आप लिखते जाओ। फ्लोरा, फ्लोरा में हम सबसे पहले पढ़ेंगे चिनार, है ना, नंबर 1 चिनार। चिनार जो है चिनार सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में ही ग्रो होती है, सिर्फ और सिर्फ। अगर आप पूरे इंडिया की बात करेंगे तो सिर्फ कश्मीर में ही ग्रो होती है चिनार, ठीक है। चिनार की जो हाइट है, हाइट अप टू जाती है 25 मीटर्स तक, 25 मीटर तक इसकी हाइट जाती है, ठीक है। तो लोकली इसको हम क्या कहते हैं? लोकली हम इसको, जो जम्मू वाले हैं इनको शायद एक बार ये क्वेश्चन आया था, लोकली चिनार इज नोन एज, तो जम्मू वालों को उसमें दिक्कत होगी, जो जम्मू वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी सुन लें। इसको हम कहते हैं बूंद,
बूंद, लोकली इट इज नोन एज बूंद। ठीक है, तो अगर आपने नसीम बाग का कभी नाम सुना होगा, नसीम बाग, जो जब हम दरगाह जाते हैं तो नसीम बाग इज फेमस फॉर चिनार। नसीम बाग इज फेमस फॉर चिनार। जब हम दरगाह जाते हैं तो वहाँ पर नसीम बाग आता है, तो वहाँ पर चिनार बहुत सारे हैं और नसीम बाग उसके लिए फेमस है। और दूसरी बात, जो नसीम बाग है वो दैट इज फेमस फॉर चिनार, और चिनार जो है इसका है हाई कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, अगर हम इसको जलाएंगे तो ये बहुत देर तक जलता है। जो ये बहुत देर तक जलेगा तो बहुत देर तक ये एनर्जी देगा। सो एनर्जी जो है, कोई चीज़ एनर्जी ज़्यादा देर के लिए देता है तो उसको हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो सबसे ज़्यादा जो कैलोरीफिक वैल्यू जो है कश्मीर में वो है इस लकड़ी का, किसका, चिनार का। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है एग्जैक्टली? स्पेलिंग बोल सकते हैं? PLATI एग्जैक्टली, प्लेटिनस ओरिएंटलिस। तो इसको यहां पर मोगलों ने लगाया था। हाँ, मोगलों ने लाया था पर्शिया से। ठीक है, मोगल्स ने लाया था पर्शियन से उन्होंने लाया था चिनार, उन्होंने फिर यहां पर लगाया था। ठीक है, चिनार हाइट है इसकी 25 मीटर, लोकली इट इज नोन एज बोइन। नसीम बाग इज फेमस फॉर व्हाट, चिनार, एंड हाई कैलोरीफिक वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी ज़्यादा देता है, क्योंकि हम जब इसको जलाते हैं तो ज़्यादा देर के लिए ये जलता है, तो इसको एनर्जी ज़्यादा देर के लिए देता है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम हर किसी का नाम याद रखना है, दैट इज प्लेटिनस ओरिएंटलिस, और इसको मोगल्स ने यहाँ पर लाया है। और क्या कुछ खास जानते हैं आप चिनार के बारे में? चिनार जो है इसके पत्ते जड़ते हैं, जड़ते कि नहीं जड़ते हैं? तो इसके पत्ते जड़ते हैं ऑटम के सीजन में, तो इसको हम लिखते हैं इट इज डेसिडुअस, इट्स अ डेसिडुअस प्लांट। ठीक है, देन वी हैव सेकेंड वन वी हैव पाइन, राइट, पाइन। ये कहां पर पाया जाता है? इट इज फाउंड इन पीर पंजाल, इट इज फाउंड इन पीर पंजाल एरिया। ठीक है, लेकिन एक चीज खास याद रखना आप कि पीर पंजाल एरिया में इसको तो हम फाउंड करते हैं, मगर एक चीज खासियत इसमें है कि इसको हम ग्रो कर सकते हैं पोर सॉइल में। देयर इज नो नीड टू ग्रो इट इन रिच सॉइल, इट कैन बी ग्रो इन पोर सॉइल। ये हम ऑर्नामेंट्स के लिए भी यूज करते हैं। इसकी जो लकड़ी है ऑर्नामेंटल यूज के लिए हम इसको इस्तेमाल भी करते हैं कश्मीर में। ठीक है, देन वी हैव, इसीलिए इसके बारे में इतना ही। देन वी हैव थर्ड वन, सिल्वर फर। सिल्वर फर जो है इसकी जो हाइट है वो जाती है, वो जाती है 60 मीटर तक। ठीक है, देखो चिनार जो है वो बहुत बड़ा है, बड़ा मतलब उसकी ब्रांच खोल के होती हैं, इसलिए वो बड़ा माना जाता है। लेकिन हाइट के हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखते हैं, देखो उससे ज़्यादा हाइट है पॉपुलर की, जो हम कश्मीर में फ्रस बोलते हैं, हाँ, सफ़ेदा, तो उसकी भी हाइट चिनार से ज़्यादा है। लेकिन जो सिल्वर फिर है उसकी हाइट जो है वो जाती है 60 मीटर तक। ठीक है, 60 मीटर तक। और ये होता है एवरग्रीन, ये एवरग्रीन होता है। ठीक है, और इसको हम यूज करते हैं मेडिसिनल पर्पस के लिए। इसके जो लीव्स होते हैं वो हम यूज करते हैं सर दर्द वगैरह के लिए। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? एबिस वेबियना। Abies rabeana is the scientific name of silver fir. ठीक है, then we have
4th or 5th, whatever is the number, Deodar. देवदार जो है इट्स एवरग्रीन, पहली बात एवरग्रीन है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट यू कैन राइट, हाइट 40 to 50 मीटर, 40 to 50 मीटर इसकी हाइट होती है। और जो इसकी जो लीव्स होते हैं, लीव्स आर लाइक नीडल लाइक, 2.5 to 5 mm तक होती है इसकी, नहीं ये पत्ते, हाँ वो होते हैं नीडल लाइक, ठीक है। और इसको हम यूज़ करते हैं बिल्डिंग पर्पस के लिए, मकानों में हम इसको यूज़ करते हैं। इसको हम हाउस बोट्स में इसको हम यूज़ करते हैं। शिकारा विकारा जो है उसको हम यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि ये पानी में ख़राब नहीं होता है, तो इसलिए हम हाउस बोट्स को इस्तेमाल करते हैं, या बिल्डिंग पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। किसको? सिर्फ देवदार को। देवदार जो है इट्स अ संस्कृत टर्म, संस्कृत टर्म से निकली है देवदार। तो वो वर्ड क्या है? वर्ड है देवदारू। कभी कभार ये क्वेश्चन मत आ सकता है। द वर्ड इज देवदारू, DEVADARU इज द वर्ड, दैट इज संस्कृत वर्ड जहां से ये निकला है, ठीक है। ये था हमारा फ्लोरा, ठीक है। देखो और भी चीजें हैं, जैसे कि चेरी ट्रीज हैं, वॉलनट्स हैं, वो थोड़ा सा घर में भी चेक करना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, साइड में यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर चेरी भी है, हमारे पास यहाँ पर वॉलनट्स भी हैं, हमारे यहाँ पर और क्या है, एप्रिकॉट्स भी हैं। और क्या निकलता है खास? चेरी निकलता है, वॉलनट निकलता है, एप्रिकॉट निकलते हैं, हाँ विल्लो निकलता है, विल्लो ट्री से हम बैट्स बनाते हैं, हाँ जो बल्ला जो हम खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ से निकलता है। वॉलनट जो है इट इज़ प्रोहिबिटेड टू कट, क्यों? क्योंकि जो आपने AK-47 देखा है उसके लिए ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। यानी इसका वैल्यू बहुत अच्छा है। या अगर आप कश्मीर में आप देखते हो कि हम बेड्स बनाते हैं, हम जिसको हम कहते हैं सोफ़ा वगैरह बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, घर में बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, तो हम वॉलनट्स बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसमें इनग्रेव कर सकते हैं, इसमें हम खोद कर लिख सकते हैं या नक्शा बना सकते हैं। तो इसीलिए इसका वैल्यू मार्केट में बहुत ज़्यादा है, लेकिन इट इज़ प्रोहिबिटेड इन जम्मू एंड कश्मीर टू कट डाउन दीज वॉलनट ट्रीज। वॉलनट हम नहीं काट सकते, लेकिन ये थोड़ा सा आप घर में देख लें, चेरी भी यहाँ पर है, वॉलनट भी हैं, एप्रिकॉट्स भी हैं, विलो ट्री भी हैं। तो विलो से हम निकालते हैं बैट, इंग्लिश जो विलो है, इसी तरह हमारा कश्मीर विलो है, हम वहाँ से बैट्स निकालते हैं। थोड़ा सा मुझे याद आ गया वेटलैंड के हिसाब से, उसके बाद हम, क्योंकि हम फाना पढ़ते हैं वेटलैंड में भी क्वेश्चन मत आ सकता है, फ्लोरा एंड फाना के रिलेटेड वेटलैंड के बारे में मत आ सकता है। देखो हमें क्या पढ़ना है, वो हमें यहाँ से नहीं पढ़ना है। आपने मत सुना होगा रामसर कन्वेंशन, ठीक है। रामसर इज अ प्लेस इन ईरान, 1970-71 में ये रामसर कन्वेंशन बनाई गई थी। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो वेटलैंड्स को सिलेक्ट करती है फॉर इंटरनेशनल पर्पस के लिए, इंटरनेशनल पर्पस के लिए। क्यों? क्योंकि जितने भी माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं वो वेटलैंड पे ही बैठते हैं, वो वेटलैंड पे ही अपना गुजारा करते हैं। आपने सुना होगा कि रशिया से बर्ड्स आ गए, वो डल लेक में हैं। रशिया से बर्ड्स आए हैं, वो यहाँ पर हैं, क्या कहते हैं, चिल्का लेक में हैं। रशिया से बर्ड्स आए हैं, वो यहाँ पर लद्दाख में हैं, हाँ वो वुलर लेक में है, ठीक है। तो बहुत सारे वेटलैंड्स हैं हमारे हिंदुस्तान में जो रामसर कन्वेंशन जिन्होंने किया है कि दे आर इंटरनेशनली वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरनेशनल पर्पस के लिए उनको सिलेक्ट किया है। तो जम्मू एंड कश्मीर में 4 वेटलैंड्स हैं जिनको रामसर कन्वेंशन ने सिलेक्ट किया है इंटरनेशनल पर्पस के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं जम्मू की बात करूं, फिर अगर मैं कश्मीर की भी बात करूं, तो जम्मू में ऐसे कौन से वेटलैंड्स हैं जिसको रामसर ने सिलेक्ट किया है इंटरनेशनल पर्पस के लिए? आप